डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लास में स्वागत है। आज के लेक्चर में प्रश्नावली 4.2 में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। किस प्रकार से प्रश्नावली 4.2 के दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको प्रश्नावली 4.2 में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समस्या है या ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखेंगे इसको क्या है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब द्विघात समीकरण को आपको पता होगा, यदि आपको नहीं पता है तो प्रश्नावली 4.1 की वीडियो लेक्चर को देखिए। निश्चित है उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको द्विघात समीकरण से रिलेटेड कोई भी बात छूटेगा नहीं। ठीक, तो द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में मैंने बात की पिछले वीडियो लेक्चर में। अब इसमें हम समझेंगे सबसे पहले मूल क्या होता है। मूल यानी यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 समीकरण दिए हैं और सभी के सभी द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। जब सभी के सभी द्विघात समीकरण हैं तो हम इनके मूल क्या कहेंगे। मूल यानी जो इसमें x है उसका मान निकालना। x का जो मान आएगा उसी को हम द्विघात समीकरण के मूल कहेंगे। किसी भी समीकरण के कितने मूल होंगे? जितनी उसकी अधिकतम घात होगी। यदि वो रैखिक समीकरण है यानी उसकी अधिकतम घात 1 है तो उसके 1 मूल होंगे। यदि वो द्विघात समीकरण है उसकी अधिकतम घात 2 है तो उसके 2 मूल होंगे। यदि त्रिघात समीकरण है उसकी अधिकतम घात 3 है तो उसके 3 मूल होंगे। यदि चतुर्घात समीकरण है उसके उसके मूल 3 होंगे। अगर अधिकतम घात 3 है तो उसके मूल 3 होंगे। यदि चतुर्घात समीकरण है उसकी अधिकतम घात 4 होती है, उसके 4 मूल होंगे। यानी जितनी अधिकतम घात होगी उतने उसके मूल होंगे। तो द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है तो द्विघात समीकरण के मूल भी 2 होते हैं। तो उन्हीं हमें 2 को ज्ञात करना है। इस विधि से, गुणनखंड विधि से। और गुणनखंड विधि से आपने कक्षा 8वीं में किसी भी बहुपद का गुणनखंड करना सीखा होगा कि कैसे हम किसी बहुपद का गुणनखंड करते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को बारी बारी से सरल किया जाएगा और देखेंगे कैसे हम इन क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने सबसे पहला मैं पहला क्वेश्चन से ले रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन से लेने के बाद आपको सबसे पहला काम करना हल डालना। हल डालने के बाद जो समीकरण है वो लिख लेंगे। समीकरण है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, ये आपका समीकरण है। क्या है? समीकरण। अब इस समीकरण को हमें समझना है कैसे सरल करना है। तो कोई भी समीकरण होगा गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, उसमें अचर पद देखेंगे। अचर पद यानी जिसके साथ कोई चर ना हो। यहाँ पर कौन ऐसा है? तो यहाँ पर देखिए 10 आपका है जिसके साथ कोई चर नहीं, तो 10 लिखेंगे। गुणे जिसकी घात 2 होगी उसका गुणनखंड लेंगे। यदि x है, y है, कोई भी चर है जिसकी घात 2 है उसका गुणांक लेंगे। गुणांक लेंगे। क्या लेंगे? गुणांक। तो देखिए यहाँ x² है, इसकी गुणांक यहाँ पर देखेंगे आगे कुछ नहीं है। जब कुछ ना हो तो 1 होता है। अब गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 10। इस तरह से आपको सभी समीकरणों में करना है। इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले अचर पद लेंगे। अचर पद यानी जिसके साथ कोई चर ना हो। तो इसमें ऐसा कौन है? 10 है तो 10 लिख दिए, गुणे लगाए। फिर जिसकी घात 2 होगी उसका हम गुणांक लेंगे। तो इसमें किसकी घात 2 है? इस x की घात 2 है, इसका गुणांक लेंगे। और इसका गुणांक अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जब कुछ ना हो तो 1 होता है। जब कुछ ना हो तो 1 होता है, तो हम 1 लिख देंगे। अब गुणा किए तो कितना आ गया? 10। अब ये जो 10 आया है, इस 10 को हमें क्या करना है? तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 बने, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला पद आना चाहिए, यानी 3 आना चाहिए। तो क्या ले लेंगे हम? देखिए हम ले लेंगे 5 गुणे 2। 5 गुणे 2 करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, और 5 में से 2 घटा लेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। इस तरह से हमें तोड़ना रहेगा, जो गुणा करने पर गुणनफल आएगा। ठीक, तो अब हमें ये दो संख्याएं लेना है।
इसको कहते हैं मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। ठीक, तो अब ऐसा हम इसको करेंगे, तो देखिए किया जाए इसको इस तरह से। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, 5 2, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आना चाहिए, फिर x है x और माइनस 10 बराबर 0। ठीक, इतना बात आपको करना है। अब आगे समझिए, आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर, फिर इनका गुणा करेंगे तो माइनस 5x, और इस माइनस से a माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 2 गुणे x 2x और माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, इसी तरह से अब इनको दो दो का जोड़ा बनाना है, यानी इसका जोड़ा और इसका जोड़ा बना लेना है, और जोड़ा बनाने के बाद कॉमन खोजना है। कॉमन मतलब ऐसा क्या है जिससे हम दोनों में भाग दे सकते हैं। इसमें देखिए x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेना है, तो यहाँ बचेगा x। x स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x, यदि एक x को निकाल लेंगे तो एक x बचेगा, माइनस है माइनस, यहाँ देखिए 5 बचेगा। 5x का मतलब होता है 5 गुणे x, x निकाल लेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए, यहाँ प्लस लगा दिए, इसमें 2 है, 2 निकाल लेंगे, यहाँ भी x माइनस 5 और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से आपको काम करना है। इस लाइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैंने समझने के लिए खींचा हुआ था कि इस तरह से आपको दो दो का जोड़ा बनाना है। आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, तो अब x माइनस 5 को निकाल लेंगे, तो जब इसको निकाल लेंगे तो देखेंगे यहाँ क्या बचेगा x, और इसको निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा +2, तो +2 लिख देंगे बराबर 0। ठीक है, आप ध्यान देना, यहाँ लिखना जब, क्या लिखना, जब x माइनस 5 बराबर 0, जब दो संख्याएं गुणा के रूप में लिखी हो, जैसे देखो लिखा हो x गुणे y बराबर 0, तो एक बार x के बराबर 0 होगा और एक बार y के बराबर 0 होगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो इसी तरह से इसको भी देखेंगे, दोनों गुणा के रूप में है, तो एक बराबर इसके 0 होगा, एक बार इसके 0 होगा, तो आप इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस है प्लस, यानी x का मान एक आ गया 5। ठीक है, फिर लिखेंगे पुनः, पुनः जब देखिए एक बार रखना है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 को उधर ले जाएंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो x का मान आ गया -2। तो देखिए x का मान एक +5 आया, एक x का मान -2 आया, और यही इसके मूल है। तो यहाँ लिखेंगे अतः क्या, x बराबर कितना आया 5 और फिर कामा -2, यही इसके हल है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण के मूल 5 कामा -2 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, या ऐसे लिख देंगे तब भी आपका सही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे समीकरण। दूसरे समीकरण को हम कैसे सरल करेंगे, देखिए, तो नंबर 2 डालेंगे और हल डाल देंगे, और हल डालने के बाद समीकरण जो है उसको लिखेंगे। समीकरण हमारा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर के 0। अभी मैंने आपको क्या कहा कि जब भी इनको गुणनखंड करना हो तो सबसे पहले अचर पद लेंगे। अचर पद आपका 6 है, गुणे जिसका घात 2 होगा उसका गुणांक लेंगे, तो इसका घात 2 है, इसका गुणांक 2 है, गुणांक मतलब किस अंक का गुणा है। ठीक, तो आपका आ जाएगा 6 दूना 12। अब इस 12 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करें तो 12 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद यानी x है, और x का गुणांक नहीं लिखा है, तो जब नहीं लिखा है तो यानी 1 होता है, तो 1 आना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, 4 गुणे 3 कर लेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इस तरह से इसको हम तोड़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इसी तरह से सरल करना है। अब इसको और खोलेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें इसका गुणा होगा प्लस 4x, और यहाँ गुणा करेंगे तो -3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, इन दोनों में दो दो का जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 दूना 4 होता है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो 2x निकाल लेंगे, यहाँ x होगा प्लस यहाँ 2 होगा, माइनस है माइनस, इसमें देखिए यहाँ 3 है,
यहाँ x है और यहाँ माइनस प्लस बन जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस है माइनस हो जाएगा, यानी x का मान -2 आएगा। पुनः लिखिए, पुनः जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये माइनस प्लस बन जाएगा 3 और x बराबर ये 2 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा बटे 3/2, तो x का मान ये आ गया, यानी 2 मान मिला, अतः x का मान आपको एक मिला -2 और दूसरा आपका 3/2, ये इसके मान होंगे और यही इसके मूल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं, बहुत इजीली है, बहुत आसानी से इनको हम हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सरल करना है, तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 3 और उसके बाद हल डालेंगे और हल डालने के बाद समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण क्या है, करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। ठीक, सेम काम करना है, इसमें भी अचर पद लेना है, तो अचर पद देखा जाए, अचर पद कौन है हमारा 5 करड़ी में 2 है, 5 करड़ी में 2। ठीक, क्या है 5 करड़ी में 2 गुणे x² का गुणांक देखिए यहाँ पर है करड़ी में 2, गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 5 हो जाएगा गुणे, जब कोई संख्या करड़ी में हो और आपस में 2 बार गुणा किया जाए तो करड़ी समाप्त हो जाती है, यानी 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, अब देखिए इस 10 को तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आए या जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। तो देखिए 5 गुणे 2 किए हैं तो 10 आया है और 5 में 2 जोड़ देंगे तो आपको 7 मिल जाएगा और 7 आना चाहिए, तो यही 5 और 2 हम लेंगे। ठीक, तो 5 2 लिया जाए, यहाँ लिखेंगे करड़ी में 2x² प्लस यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 2, मध्य पद को तोड़ा गया, मध्य पद है 7, x 7 को तोड़ दिया 5 प्लस 2 में और फिर यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 करड़ी में 2। ठीक है, इसको हम चाहें तो अपनी आसानी के लिए, अपनी सरलता के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं 2 प्लस 5, तब भी कोई दिक्कत नहीं है और बराबर आपका हो जाएगा 0। यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा आपका, देखिए करड़ी में 2x² और इसको तोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x और ये प्लस हो जाएगा 5x और प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ा बनाना है और इन दोनों का इन दोनों में कॉमन खोजना है, तो इन दोनों में देखा जाए यहाँ करड़ी में 2x है, यहाँ भी 2 है, x है। अब हम इसको एक बार ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा करड़ी में 2x², या देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान समझिएगा, 2 बराबर हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। करड़ी में 2 बार की संख्या का गुणा करेंगे तो करड़ी समाप्त होगी, यानी 2 के बराबर इतना है। यहाँ देखिए 2 भी करड़ी में 2 निकाल लेंगे और x निकाल लेंगे तो यहाँ केवल x बचेगा, प्लस यहाँ x निकल गया तो 1 करड़ी में 2 निकल गया तो 1 बचा है, यानी यहाँ लिख देंगे करड़ी में 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कहां से आया, क्योंकि 2 बराबर हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। आगे समझिए, प्लस लगाएंगे, इसमें देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ बचेगा करड़ी में 2 बराबर 0। ठीक, x प्लस करड़ी में 2, x प्लस करड़ी में 2, इसको कॉमन लेंगे, x प्लस करड़ी में 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा करड़ी में 2x और प्लस यहाँ क्या बचेगा 5, ये बराबर हो जाएगा 0। अब वही बात लिखेंगे, जब x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0 तो x बराबर प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस करड़ी में 2, और फिर लिखेंगे पुनः जब क्या है 2 करड़ी में x प्लस 5 बराबर 0, 5 को इधर लाएंगे, करड़ी में 2 x बचेगा, 5 को इधर लाएंगे प्लस है माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5 बटे करड़ी में 2।
तो ये दो मान आ गए, x के मान एक ये है और x का मान आपका एक ये है, और यही इसी के क्या है, मूल है। क्या है, मूल। जो x के मान आएंगे वही दिए गए समीकरण की क्या होंगे, मूल होंगे। तो इस तरह से हम इनके मूल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा क्वेश्चन देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ नंबरिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद हल डालेंगे, और हल डालने के बाद जो समीकरण है उसको लिखेंगे। समीकरण क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। इस समीकरण को हम थोड़ा सा सरल कर लेंगे, इस 8 का सभी में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16x², यहाँ हो जाएगा माइनस 8x और प्लस यहाँ हो जाएगा 1, और फिर 0 में गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 0। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब अचर पद लेंगे, अचर पद 1 है, गुणे लगाएंगे, x² का गुणांक 16 है, 16 लिख देंगे, बराबर आ जाएगा 16। अब दो संख्याएं लेना है, गुणा करने पर 16 आए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए, यानी 8 आना चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे, 4 गुणे 4, 4 चौक 16 होता है, फिर 4 और 4 को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8। तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16x² और माइनस यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 4 और ये x है, x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, और सरल कीजिए, इसको और सरल करेंगे तो 16x², ये माइनस 4 गुणे x 4x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी आपका 4x और प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन खोजेंगे, तो यहाँ देखिए 4 चौक 16 होगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम क्या निकाल लेंगे, 4x। ठीक है, 4x जब निकाल लेंगे तो यहाँ देखेंगे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ भी बचेगा x, और माइनस यहाँ पूरा निकल गया तो क्या बचेगा, 1। ठीक, और आगे समझिए, माइनस इन दोनों में देखिए कोई कॉमन नहीं, तो जब कोई कॉमन ना होता है तो 1 होता है, तो हो जाएगा 4x, तो ये प्लस बन जाएगा -1 बराबर 0। ठीक, अब इन दोनों में देखिए 4x माइनस 1 है, 4x माइनस 1 निकाल लीजिए, 4x माइनस 1 और यहाँ क्या बचेगा, 4x और यहाँ क्या बचेगा, -1 बराबर 0। अब वही बात आपको लिखना है, क्या लिखना है, जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 1/4। गुणा होगा तो बटा हो जाएगा, बटा होगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए फिर पुनः यहाँ लिख दीजिए, पुनः जब फिर एक बार लिखेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/4, ये मिल गया दूसरा मान। तो एक मान ये है और एक मान ये है, यही इसके मूल है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर है, और यहाँ पर हम डालेंगे 5 और डालेंगे हल, और हल डालने के बाद पहला काम समीकरण को लिखेंगे। कितना लिखा है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसमें अचर पद लेंगे तो अचर पद आपका 1 है, गुणे लगाएंगे, x² का गुणांक 100 है यानी 100 है, गुणा करेंगे 100 आएगा। अब हमें दो संख्याएं लेना है, गुणा करने पर 100 आए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद यानी 20 आना चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे, 10 गुणे 10 तो हो जाएगा 10 दहाइयम 100, और फिर 10 में 10 जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा 20। ठीक, तो इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 100x² माइनस यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 10 तो हो जाएगा 20। ठीक, और फिर हम लिख देंगे x, क्या लिख देंगे, x प्लस 1 बराबर के 0। ठीक, और सरल करें तो 100x² माइनस इसमें हो जाएगा 10x, तो ये प्लस बन जाएगा -10x और प्लस 1 बराबर आपका हो गया 0। अब हम दो का जोड़ा बनाने के बाद कॉमन लेंगे, तो कॉमन लिया जाए तो देखिए इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, तो 10 ले लीजिए, इसमें x है, इसमें भी x है, तो x ले लीजिए, तो 10 दहाइयम
100 होता है तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ x बचेगा माइनस यहाँ 1 बचेगा। ठीक, पूरा निकाल लिया गया तो 1 माइनस है, यहाँ पर 1 कॉमन निकलेगा क्योंकि और कॉमन है नहीं, ये प्लस माइनस बन जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेंगे, 10x माइनस 1 कॉमन, और यहाँ भी लिख ले 10x बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से अब लिखेंगे, जब क्या 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर ये माइनस बन जाएगा प्लस 1 और x बराबर हो जाएगा 1/10। ये पहला मान मिल गया। इसी प्रकार से लिखेंगे पुनः, जब 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर हो जाएगा माइनस प्लस 1 और x बराबर हो जाएगा 1/10। ये हो जाएगा इसका दूसरा मान। तो इस तरह से आप इनके मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी उदाहरण 1 में जो समस्या दी गई है उसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो उसमें पहली जो है समस्या ये है, पहला क्वेश्चन इसमें ये है जो आपके सामने लिखा है, और उसमें एक और क्वेश्चन है जिसको आप सरल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये क्या कहता है, ये कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कांचे हैं। दोनों का मिलाकर 45 कांचे हैं। दोनों 5-5 कांचे खो देते हैं। दोनों ने क्या किया, 5-5 खो दिया, और अब उनके पास कांचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब 5-5 खोने के बाद उनके पास जो कांचों की संख्या है कितनी है, गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कांचे थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मानना कौन कौन है, जॉन है और जीवंती। तो आप सबसे पहले हल डालेंगे और हल डालने के बाद मान लेंगे, माना, यहां पर लिखिए माना जॉन के पास कंचे की संख्या, माना जॉन के पास कंचे की संख्या x है। ठीक है, माना जॉन के पास कंचे की संख्या x है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो फिर लिखेंगे यहां पर जीवंती के पास कंचे की संख्या, जीवंती के पास कंचे की संख्या। अब इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के पास 45 रुपीज, 45 रुपए, इसको रुपए से समझेंगे। ठीक, मान लीजिए किसी के पास 45 रुपए है। दो लोग हैं, दोनों को मिलाकर दो व्यक्ति हैं, एक फर्स्ट है और एक सेकेंड है, इन दोनों को मिलाकर 45 रुपया है। यदि पहले के पास 20 है तो बताओ दूसरे के पास कितना होगा। तो ये क्या कर देंगे, इस 45 में से 20 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यदि जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा, दोनों को मिलाकर 45 है, हो जाएगा 45 माइनस x। क्या हो जाएगा, 45 माइनस x। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे इसको। जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x, क्योंकि अगर एक के पास पता चल जाए तो दूसरे का बात पता चल जाएगा, यानी दूसरे के पास कितना है ये मालूम हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मीन्स प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों 5-5 कांचे खो देते, दोनों 5-5 खो दिए, यानी जान के पास है x, इसने 5 खो दिया, खोना मतलब 5 घटा दीजिए, और जीवंती के पास है 45 माइनस x, इसने भी 5 खो दिया, 45 माइनस x में से क्या करेंगे, यहां भी 5 घटा दीजिए, खोना मतलब 5 कम हो जाना, तो 5 कम कर दीजिए, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कह रहा गुणनफल जो मिलेगा वो 124 होगा। यही आपको प्रश्नानुसार में लिख देना है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। ठीक, अब इनको सरल किया जाए थोड़ा, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, और ये देखिए गुणे,
यहाँ भी क्या हो जाएगा, 45 में से 5 घटा लेंगे, हो जाएगा 40 माइनस एक्स बराबर आपका है 124। ठीक, गुणा करते हैं, एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40x, और फिर इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो माइनस 40 पंचे हो जाएगा 200, और माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस 5x। आपको गुणा करना आता होगा। ठीक, उसके बाद बराबर 124 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर के लिखेंगे तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर 40x को लिखेंगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, देखिए प्लस है प्लस लगाएंगे, और फिर यहाँ देखिए प्लस है प्लस लगा देंगे 45x। ठीक, और यहाँ पर सॉरी 5x है, यहाँ माइनस है 200, 200 लिख देंगे, और इस 124 को इधर लाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 124 बराबर लिख देंगे 0। ठीक है, थोड़ा और देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 जुड़ेगा, प्लस चिन्ह लगेगा, 40 और 5 हो जाएगा 45x, माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, ये हो जाएगा 324, और ये आपका मिल गया बराबर 0। इस तरह से आपका द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब इस हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे, यानी मूल्य ज्ञात करेंगे, x का मान निकालेंगे, जो x का मान होगा वही उनके पास कांचों की संख्या होगी। तो क्या रूल है, जब भी किसी द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना हो, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना हो, तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले अचर पद लो। अचर पद यानी जिसके साथ कोई चर ना हो, यानी जिसके साथ ए बी सी डी से लेकर जेड तक का कोई ना हो। तो ऐसा कौन है इसमें, आपका है 324, तो 324 ले लीजिए, और गुणे उस पद का गुणांक लेना है जिसकी घात 2 हो। तो देखिए इसकी घात कितनी है, 2। ठीक है, तो इसकी गुणांक अगर लिया जाए तो -1 है। ठीक है, और यहाँ अगर चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस, तो माइनस गुणे माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 324। अब इस 324 को आपको दो संख्याओं में तोड़ना है, और इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पर आपका 324 आए, और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला पद आना चाहिए। गुणा करने पर 324 और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद बनना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इस 324 को इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पर 324 आए, जोड़ने या घटाने पर 45 आना चाहिए। तो आप क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं 36 गुणे 9। ठीक है, 36 गुणे 9 करेंगे तो हो जाएगा 9 54, फिर 9 3 27 और 5 32, 224 हो गया, सॉरी 324 हो गया, और 36 में 9 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 45। इस तरह से इनको आप तोड़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर प्लस, इस 45 को तोड़ेंगे 36 प्लस 9 में, तो इसको हम लिख दे रहे हैं 9 प्लस 36। ठीक है, चाहे 9 प्लस 36 लिखो या 36 प्लस 9, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x, क्योंकि यहाँ x है तो x लिख देंगे, और -324 बराबर 0। ठीक, आगे समझेंगे इस बात को, थोड़ा यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 9 गुणे x 9x, और प्लस 36 गुणे x 36x, और -324 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब ऐसा तोड़ने के बाद हमें दो दो का जोड़ा बनाना, यानी इस दो का जोड़ा और इस दो का जोड़ा, और जोड़ा बनाने के बाद इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है, क्या कॉमन है। तो देखा जाए, यहाँ माइनस है तो माइनस निकाल लीजिए, यहाँ x है, यहाँ x है तो x निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, ध्यान से देखना, यहाँ बचेगा x, ये प्लस हो जाएगा माइनस इस माइनस के कारण, और यहाँ बचेगा 9 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है 36, तो 36 निकाल लीजिए, यहाँ क्या बचेगा x, और फिर माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा 9, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ भी x - 9 है, यहाँ भी x - 9 है, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आपका क्या बच जाएगा -x, और यहाँ प्लस हो जाएगा 36 बराबर 0। ठीक, ऐसा करने के बाद आपको यहाँ लिखना है, जब x - 9 बराबर 0, जब भी 2 हो 3 हो 4 हो, अगर वो गुणे के रूप में हो, उनके बराबर 0 हो, तो वो 0 सभी के बराबर रख सकते हैं, ऐसा नियम है, या इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, +9 हो जाएगा, यानी x का एक मान आ गया 9, और फिर लिखिए पुनः
पुनः जब माइनस एक्स प्लस 36 बराबर 0, तो माइनस एक्स बराबर 36 उधर जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 36। ये दोनों इसके मान होंगे। एक्स का मान ये आपके दोनों होंगे, यानी जान के पास कांचे की संख्या जो होगी वो 9 होगी और जीवांती के पास कांसे की जो संख्या होगी वो 36 होगी। ठीक है, दोनों आंसर सेम है। अगर आप इसको 9 लेंगे तो ये 36 आएगा, और अगर आप इसको 36 लेंगे तो ये 9 आएगा। यही आपके राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। कोई समस्या? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है। देखेंगे क्या कह रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या के घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी 55 में से एक दिन में जितना खिलौना बन रहा है उसकी संख्या घटा देंगे, उसके क्या होगा, बराबर। खिलौने का मूल्य किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की कुल संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल डालेंगे और हल डालने के बाद मानेंगे। क्या मानेंगे, क्या मानना है, देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो क्या मानना है, माना, ध्यान से समझिएगा, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या यक्स। जब यक्स मालूम हो गया तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, यहां लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या कह रहा है, 55 में से जो एक दिन निर्माण हुआ है उसकी संख्या घटा दीजिए, उतना रुपया होगा। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि किसी दिन यानी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 लगा, कुल एक दिन में, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितनी है, यक्स है। ध्यान समझिएगा, यक्स है। और एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस यक्स है। तो कुल इन दोनों का गुणा कर लेंगे, जो बनेगा वो 750 के क्या होगा, बराबर, उतना रुपया होगा। समझ में आया? जैसे ध्यान समझिए, मान लीजिए एक दिन में 100 खिलौने को बनाया गया। कितना बनाया गया, 100 खिलौने को। और यदि एक खिलौने का मूल्य 5 रुपया है तो 100 खिलौने का मूल्य कितना होगा, 500 रुपया। तो एक दिन में 100 खिलौना बना और एक खिलौने का मूल्य 5 रुपया, गुणा कर लेंगे तो वो 500 के बराबर होगा। सेम उसी तरह से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स, अगर हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो एक दिन का जो लागत है 750 उसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो गुणा कर लिया गया, इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 55 x माइनस एक्स स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा 750 के। इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 55x, तो ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 750 बराबर 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि क्या कहता है, सबसे पहले अचर पद लो। अचर पद जिसके साथ कोई चर ना हो, ऐसा कौन है, 750। तो 750 इसका चिन्ह है माइनस, माइनस लगा दो, गुणे x जिसका गुणांक 2 हो, सॉरी जिसका घात 2 हो उसका गुणांक लो। तो इसका गुणांक 2, इसका अगर सॉरी इसका घात 2 है, इसका गुणांक ले तो -1।
तो -1 तो हो जाएगा 750, यानी माइनस गुणे माइनस प्लस और 750 कुल 750। अब आपको क्या करना है, दो संख्याएं लेना है, उनका आपस में गुणा करने पर 750 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर आपका आना चाहिए 55। तो हम क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे 30 और एक ले लेंगे 25। 30 और 25 तो 25 या 75, 750 हो जाएगा। ठीक है, और 30 और 25 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 55 और 55 आना चाहिए, बीच वाला पद हमेशा आना चाहिए। ठीक है, तो यही करेंगे, यहाँ लिखेंगे -x² प्लस यहाँ पर लिखेंगे क्या 25 प्लस 30, 25 30 को जोड़ेंगे 55, फिर x, फिर -750 बराबर 0। इसको और सरल करेंगे तो -x² प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 25x और प्लस ये हो जाएगा 30x और -750 बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक, अब इसे हमें क्या करना है, हमें दो दो का जोड़ा बनाकर कॉमन निकालना, इसका और इसका कॉमन देखना है। तो कॉमन देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं साइड में कर रहा हूं। ठीक, देखिएगा इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो x है और माइनस में निकाल लेंगे तो -x निकाल लिए तो पहले में x बचा और प्लस बन जाएगा माइनस, और यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, x केवल। ठीक है, और ये बच जाएगा 25 प्लस दूसरे में यहाँ देखिए क्या कॉमन है 30, तो 30 निकाल लीजिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस यहाँ हो जाएगा 25 बराबर के 0। अब x माइनस 25 यहाँ भी है, x माइनस 25 यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए। x माइनस 25 को निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा -x और यहाँ पर बचेगा +30 बराबर 0। ठीक है, हल डाल सॉरी अब लिखेंगे जब x माइनस 25 बराबर 0 तो x का मान आपको मिल जाएगा 25, यानी ये पहला हल हो गया। फिर लिखेंगे पुनः जब -x प्लस 30 बराबर 0, तो ये माइनस एक्स ही रहेगा, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे, x बराबर मिल जाएगा 30, ये दूसरा हल हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया हल। हमें क्या बताना था, ध्यान समझिएगा, हमें बताना था एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या होगी 25। 25 30 दो आंसर दे रहे हैं, तो अगर ये 25 होगा तो ये 30 होगा, और अगर ये 30 है तो ये 25 होगा, है ना। तो ये दोनों आपके आंसर होंगे। इस तरह से हमें इसको, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, यानी जोड़े तो 27 आए और गुणा करें तो 182 आए। तो क्या कर लेना है, मान लेना, हल डालिए और हल डालने के बाद मान लीजिए, माना दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या लिख लीजिए, माना पहली संख्या आपका x है और दूसरी संख्या जो होगा, दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 27 माइनस x। दोनों को जोड़ने पर 27 आना चाहिए, तो देखो x और 27 माइनस x को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 27। क्यों, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो x से x कैंसिल हो गया, 27 मिलेगा, और दोनों को जोड़ने पे 27 आना चाहिए। तो इसलिए पहली संख्या भी यदि x होगा तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आएगा, तो गुणा कर लीजिए, x गुणे 27 माइनस x, इनका गुणा करेंगे तो 182 आएगा, तो ये हो जाएगा 27x गुणा करने पर, और ये हो जाएगा -x² बराबर 182। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -x² और प्लस 27x, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, जब कुछ ना हो तो प्लस, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 182 बराबर 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, सरल करेंगे, इस विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से इसको सरल किया जाए तो गुणनखंड विधि क्या कहता है, अचर पद लो, तो अचर पद जिसके साथ कोई चर ना हो तो -182 है, -182, फिर गुणे लगाओ,
जिसका घात 2 हो उसका गुणांक लो। तो इसका घात 2 है, इसका गुणांक -1 है, तो -1 कर लो। तो गुणा करेंगे तो आपका माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 182। अब आपको गुणा करने पर 182 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला पद आना चाहिए, यानी 27 आना चाहिए। तो अब दो संख्याओं में इसको तोड़ना है 182 को, कि गुणा करने पर 27, जोड़ने या घटाने पर 182 आना चाहिए। तो इसको तोड़िए, देखिए हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो किया जाए इस तरह से। आप जोड़ने पे भी कर सकते हैं और घटाकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घटाने पर चाहे आए या जोड़ने पर आए। तो डियर फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, लिख लेंगे 13 गुणे 14, 13 गुणे 14 करेंगे तो 182 आएगा, और 13 प्लस 14 को जोड़ेंगे तो आपको 27 मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ कर लिया जाए। तो -x² प्लस यहाँ लिखेंगे 13 प्लस 14, ये हो जाएगा x माइनस 182 बराबर 0। और सरल करेंगे तो -x² प्लस हो जाएगा 13x, और प्लस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14x माइनस 182 बराबर 0। ठीक, अब दो दो का जोड़ा बनाकर कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन खोजेंगे और इन दोनों में कॉमन। तो देखिए इसमें माइनस है, x है, तो यहाँ x हो जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा 13 प्लस यहाँ देखिए ये 14 है, निकाल लीजिए, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ भी -13 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए फिर x माइनस 13 यदि आप निकालेंगे, इसको निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा -x और प्लस यहाँ बचेगा 14 बराबर 0। अब आप लिख दीजिए जब x माइनस, ठीक है, जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 13 आ गया। ठीक, फिर यहीं पर कर लीजिए पुनः जब -x प्लस 14 बराबर 0, तो -x बराबर ये प्लस उधर जाएगा, -14 हो जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे तो x बराबर 14, ये बन गया आपका दूसरा। तो ये दोनों हल होंगे, यानी पहली संख्या 13 होगी और दूसरी संख्या 14 होगी। तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस थोड़ा आपको ध्यान से इनको समझना है, देखना है, आसानी से इनको हल कर पाएंगे। आपके सामने प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना सीखेंगे। कैसे हल करेंगे? कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365, यानी उनके वर्गों का योग करके जोड़े हैं तो 365 आना चाहिए। क्या है क्रमागत? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। क्रम से आने वाली मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, ये संख्याएं जो होती हैं क्रमागत होती है। तो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले। क्रम से आने वाले मतलब एक के बाद दो आए, दो के बाद तीन आए, तीन के बाद चार आए, ऐसे संख्याओं को हम कहते हैं क्रमागत संख्याएं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा है धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक आप जानते होंगे, पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक भी होता है, एक धनात्मक भी होता है। जब ऋणात्मक होगा तो उसके आगे ऋण चिन्ह लगा रहेगा या लगाएंगे, और यदि धनात्मक है तो उसके आगे धन चिन्ह लगा रहेगा या नहीं भी लगा रहेगा। लगा है तब भी धनात्मक है, नहीं लगा है तब भी धनात्मक है। तो धनात्मक पूर्णांक लेना, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और हल करने के बाद यहाँ मानेंगे, माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x। यदि प्रथम पता चल गया तो द्वितीय भी पता चल जाएगा। द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा ध्यान समझना। यदि हम आपसे कह दें कि पहला एक है तो आप कहेंगे दूसरा दो है, तीसरा तीन है, चौथा चार है, पांचवा पांच है, छठवां छह है, ये क्रमागत है। यदि हम आपसे कह दें कि पहला 40 है तो आप कहेंगे दूसरा 41 है। यदि हम आपसे कह दें कि पहला 80 है तो आप कहेंगे दूसरा 81 है। यदि हम आपसे कह दें पहला 90 है तो आप दूसरा 91 बताएंगे। अगर आप इनको ध्यान से समझेंगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? एक का डिफरेंस है। एक का डिफरेंस, यानी यदि हम इस 40 में एक जोड़ दे तो हमको क्या मिल जाएगा? 41।
तो ये तो हमको पहला x पता है, तो दूसरे में क्या होगा, x में हम एक जोड़ देंगे तो हमें दूसरा भी मालूम हो जाएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा, यानी दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक जो होगा वो x प्लस 1 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार लिखना है। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार मतलब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि उनके वर्गों का योग करेंगे, यानी वर्ग कर लिया जाए तो x का वर्ग किया जाए, यानी 2 का घात लगा दिया जाए, प्लस x प्लस 1 का वर्ग कर दिया जाए, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 365 आएगा। ठीक है, आगे समझिएगा। x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पे रखेंगे, अगर इस पे रखा जाएगा तो ये के स्थान पे देखिए, यहाँ ये के स्थान पे क्या है, यहाँ ये है, यहाँ ये के स्थान पर x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे ये यानी x गुणे b यानी 1, और प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 365। और सरल करेंगे, देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा बराबर 365। और समझिए, एक्स स्क्वायर समान पद है, प्लस प्लस है जुड़ जाएगा, प्लस चिन्ह लगेगा बन जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस यहाँ है प्लस लिख देंगे 2x प्लस 1 है 1, और ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 365 बराबर 0। और सरल करते हैं इसको, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा 365 है, माइनस लगा देंगे, घटा लेंगे, आपका हो जाएगा 364 बराबर 0। इसको हम और सरल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सभी में 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग दे दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ देंगे तो आपका हो जाएगा 182 बराबर 0। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद हमें x का मान पता चल जाएगा, हमें प्रथम क्रमागत और द्वितीय क्रमागत संख्याएं मालूम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अचर पद लेंगे, अचर पद जिसके साथ कोई चर ना हो, -182, देखिए माइनस है, और जिसका घात 2 होगा उसका गुणांक लेंगे, तो इसका घात 2 है, इसका गुणांक 1 है, जब कुछ ना हो तो 1 लिखेंगे, गुणा करेंगे -182। अब 2 संख्याएं लेना है, गुणा करने पर 182 आए, जोड़ने या घटाने पर आपका बीच वाला पद यानी 1 आना चाहिए, जब कुछ ना हो तो 1। अभी आपने इसको पिछले क्वेश्चंस में किया था, आपने क्या लिया था, 14 गुणे 13, और 14 गुणे 13 किया तो आपका आया 182, और इसमें किसी एक को हम माइनस कर लेंगे, माइनस मानी यहाँ पर घटा लेंगे, तो इसको कर ले रहे हैं, और इनका माइनस कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, और 14 में से 13 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1, तो यही कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 में से 13 घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा, गुणा करने को ही आएगा, x माइनस 182 बराबर 0। आगे समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ये x का गुणा होगा तो 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x निकाल लीजिए, यहाँ x प्लस 14 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है 13, तो 13 निकाल लीजिए x, और इस माइनस की वजह से ये माइनस बन जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 14 और बराबर आपका हो गया 0। ठीक है, आगे देखिए, x प्लस 14 दोनों में है, x प्लस 14 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ माइनस 13 बराबर हो जाएगा आपका 0। इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है जब, क्या लिखना है, जब लिखने के बाद लिखिए, जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -14। ठीक है, माइनस नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ धनात्मक पूर्णांक लिखा है, तो ये नहीं होगा तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे अमान्य, मतलब ये मान्य नहीं है। पुनः देखिए,
पुनः जब क्या लिखा है x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आप जब हो जाएगा 13 माइनस प्लस बन जाएगा, यानी ये होगा। तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, x का मान है, तो x कितना है 13, और द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, x का मान 13 प्लस 1 जोड़ देंगे 14, यहां लिखेंगे अतः प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 प्लस 1 यानी 14 होगा। इस तरह से आप इनको सरल कर सकते हैं। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी अन्य दो भुजाएं क्या बचा, आधार बचा और लंब बचा, उनको ज्ञात करना है। लेकिन समझना क्या है, क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से। मैं आपको बार बार कहता हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस मानने वाले क्वेश्चंस आए तो आप उसको मानिए जिससे कम, जिससे ज्यादा, जिसका दुगना, जिसका आधा, इस तरह से बताया जा रहा हो उसको आपको हमेशा मानना है। तो किससे कम है, आधार से कम है। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो सबसे पहले आप क्या मान लीजिए, आधार। तो यहां हल डालिए और हल डालने के बाद मान लीजिए माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो x सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर ये भी है, सेंटीमीटर ये भी, इसलिए सेंटीमीटर में मानेंगे। तो समकोण त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई जो होगा कितना हो जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार में से 7 घटा देंगे, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया हुआ है, क्या दिया है, कर्ण दिया है, समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है। तो आपको समकोण त्रिभुज आता होगा, यदि नहीं आता है तो समझिए ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। 3 कोण होते हैं त्रिभुज के, कितने कोण होते हैं, 3, उनमें से कोई एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, उस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का आकृति देखिए इस तरह से बनेगा, ए लाइन सीधी होगी और ए लाइन सीधी होगी और इस तरह से इनको मिला देंगे ऐसा। इस तरह से आप इसको ऐसे बनाएंगे, एक कोण आपका 90 अंश है, तीनों कोणों में से किसी एक कोण का मान 90 अंश होना चाहिए, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। अब ये जो खड़ी हुई लाइन होती है इसको हम कहते हैं लंब। इस खड़ी हुई लाइन का हम लंब कहते हैं, इसी को ऊंचाई भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऊंचाई। और जो ये लाइन होती है इसको हम कहते हैं आधार। आधार, वो जो 90 अंश की सम्मुख भुजा होती है उसका नाम होता है कर्ण। तो ये कर्ण है। अब ये आपका कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, आधार आपने x माना है x सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपने x माइनस 7 प्रश्न से ज्ञात किया है। तो ये बन गया, इसकी भुजाएं तीनों पता हो गई। अब डियर फ्रेंड्स, आपने कक्षा 7वीं 8वीं 6वीं में पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय एक होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इस चीज को अगर शॉर्टली में कहा जाए तो इस तरह से होगा कि कर्ण का जो वर्ग होगा, यहाँ चौकील बना देंगे, कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग दोनों को जोड़ेंगे उसके बराबर होगा। ठीक है, ये सूत्र है, ऐसे हम इनको यूज करते हैं। और इस सूत्र का सबसे ज्यादा यूजेज आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा, त्रिकोणमिति में मिलेगा। ठीक है, तो इस पे हम रखेंगे, तो कर्ण हमारा है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ 13 रख देंगे। लंब हमने निकाला है, मैंने कहा लंब को ऊंचाई कहते हैं, तो ये है x माइनस 7, यहाँ x माइनस 7 लिख देंगे। और आधार आपका x है इसका
x कर देंगे। अब इनको सरल करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, और इसको ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे। ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पे रखा जाए तो ये स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 गुणे ये यानी एक्स, और गुणे बी मतलब 7, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग, और प्लस एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको और सरल किया जाए, और सरल करेंगे तो इधर होगा 169 बराबर इधर एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 7 दूना 14x, और प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 49, और प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं, इसको अभी यहीं रहने देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस है तो बन जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस है माइनस 14x, और प्लस आपका हो जाएगा 49। ठीक, ध्यान देना, इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169, ऐसा भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 169 बराबर आपका 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस घटाएंगे, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 169 इसलिए माइनस लगा देंगे, घटा लेंगे 0, 2 और आपका 1 आ गया, यानी 120 बराबर 0। इसको ध्यान से देखेंगे तो सभी में 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए हम सभी में 2 का भाग दे देंगे, और 2 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और माइनस ये हो जाएगा 60 बराबर 0। अब इसको हम यहाँ पर सरल करेंगे, क्या बना आपका बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसमें हम अचर पद को लेंगे, अचर पद आपका 60 है, माइनस है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो माइनस 60 आएगा। अब हमें दो संख्याएं लेना है, उनका आपस में गुणा करने पर बीच 60 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। ठीक है, जोड़े या घटाएं तो 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 60 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या हम ले सकते हैं कि जोड़े तो 7 आए, घटाए तब भी 7 आए, और उनका गुणा करें आपस में तो 60 आना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे दो संख्या आप ले सकते हैं 5 और 12। क्या ले सकते हैं, 5 और 12, 12 पंचे 60, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, फिर एक्स माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12x, इस माइनस के कारण ये माइनस बन जाएगा प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन खोजेंगे, कॉमन क्या है x, x निकालेंगे, x माइनस 12 प्लस इन दोनों में खोजेंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ भी x माइनस 12 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। x माइनस 12 निकाल लीजिए, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 5, तो 5 लिख दीजिए बराबर 0। अब आपको वही काम करना है, यहाँ लिखना है क्या, जब क्या लिखना है, x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान आपका आ जाएगा 12। पुनः दूसरा भी चेक कर लेते हैं, पुनः जब x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5, यानी ये दूसरा मान होगा, और माइनस मान कभी नहीं हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे ये अमान्य है, यानी ये माना नहीं जाएगा। तो x का मान हम कौन लेंगे, 12, यानी समकोण त्रिभुज का आधार जो होगा 12 सेंटीमीटर होगा, और समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी 12 में से 7 घटा लेंगे 5 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से हम इनको सरल करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, और नीचे इनके मान को लिख सकते हैं। अतः लिखेंगे, अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो इस तरह से इन्हें क्वेश्चंस को सरल करना है। उम्मीद करता हूं आपको सरल करना पूर्णतः समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इन्हें, आपके सामने प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, यानी निर्माण करने में जो लगा वो 90 रुपया लगा, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताना है कि एक नग यानी एक पीस का मूल्य कितना है। ठीक है, तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे क्वेश्चंस को किया है। अब इसको भी वैसे सेम उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हल डालेंगे और हल डालने के बाद मानेंगे। क्या मानेंगे? माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यानी यक्ष, यानी उस दिन यक्ष बर्तन बनाया गया। फिर तो उनका मूल्य पता चल जाएगा। तो एक नग का लागत या प्रत्येक नग का लिख देंगे, प्रत्येक नग का लागत क्या हो जाएगा? जितना उसके दुगने से 3 अधिक, तो इसका दुगना कर देंगे तो 2x हो जाएगा। इसमें 3 अधिक यानी 3 जोड़ देंगे, कितना लागत है। यहां लिखा है देखिए, नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो बर्तनों की संख्या x है, इसका दुगना कर देंगे, 2x हो जाएगा, उसमें 3 जोड़ देंगे, 3 अधिक यानी 3 जोड़ देंगे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, यानी 90 रुपया निर्माण लागत लगा, यानी बनाने में 90 रुपया लगा। तो देखो ध्यान से, उस दिन x बर्तन बने और एक बर्तन का दाम इतना है। यदि बर्तनों की संख्या और उनका दाम गुणा कर लेंगे तो उनकी लागत पता चल जाएगी। तो गुणा कर लिया जाए तो x गुणे ये हो जाएगा 2x + 3, तो आपको मिल जाएगा 90। गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2x² + 3x, और ये 90 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे, तो गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे तो क्या है? असर पद -90 है, गुणे x² का गुणांक जिसकी घात 2 हो, तो इसकी घात 2 है, इसका गुणांक 2 है, तो 2 कर लेंगे, बराबर आपका आ जाएगा -180। अब दो संख्याएं हमें लेना है, गुणा करने पर 180 आए, जोड़ने या घटाने पर हमको 20 वाला पद यानी 3 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 3। तो आप देखिए 180 को तोड़िए, दो संख्याओं में गुणा करने पर 180 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 20 वाला पद आना चाहिए। 20 वाला पद यानी 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? ऐसा हम कर सकते हैं 15 × 12। 15 × 12 करेंगे तो 180 हो जाएगा, इसमें एक माइनस कर दिए तो ये भी माइनस हो जाएगा। 15 में से 12 घटा लेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ कर लेना है 2x², ठीक, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, प्लस हो जाएगा। आपको 15 में से 12 घटाना है तो आपको 3 मिल जाएगा, फिर x हो जाएगा -90 बराबर 0। तोड़ेंगे 2x² प्लस ये हो जाएगा 15x -12x -90 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन केवल x है तो x निकालेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आपका बचेगा 2x और प्लस यहाँ बचेगा 15, माइनस इन दोनों में देखा जाए क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन अगर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, तो 6 निकाल लीजिए। तो 2 × 6 = 12
और माइनस ये प्लस बन जाएगा इस माइनस के कारण, 15 छक्का 90 बराबर 0। आगे देखिए, यहाँ भी 2x प्लस 15 है और यहाँ भी 2x प्लस 15 है, निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -6 बराबर 0। ठीक, अब इसी को हम यहाँ साइड पर रखेंगे, यहाँ पर साइड में रखा जाए, क्या लिखेंगे, जब क्या 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस हो जाएगा -15 और x बराबर हो जाएगा -15/2। तो ये नहीं होगा, ये अमान्य है। इसके अमान्य होने का दो कारण है, पहला माइनस है, दूसरा यह अपूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, फिर पुनः लिखिए, पुनः जब x -6, देखिए यहाँ x -6 है ना, बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 6, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, यानी ये होगा। तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी थी, x, यानी x का मान 6 था। और प्रत्येक नग का लागत निकाल लिया जाए, तो प्रत्येक नग का लागत अगर निकाला जाएगा तो लिखा 2x + 3, तो 2 गुणे x का मान 6 + 3, तो 6 दूना 12 और प्लस 3 यानी 15 रुपया। एक बर्तन का दाम 15 रुपये था। तो नीचे लिख सकते हैं, अतः उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 6 होगी और प्रत्येक नग का लागत 15 रुपया होगा। इस तरह से इनको आप हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने प्रश्नावली 4.1 में दिए गए एक एक क्वेश्चंस को सरल करना सीखा। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से टोटल 6 क्वेश्चंस थे, जिनमें से आप एक एक क्वेश्चंस को किस तरह से हम सरल कर सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा। उम्मीद करता हूं पूरा प्रश्नावली 4.2 आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।